नर्सें सब, आई होप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे मॉडल पेपर, जो कि कर्नाटक में एग्ज़ाम होने वाला है सीएचओ का। राजस्थान सीएचओ में अपकमिंग टाइम में फॉर्म फिलअप होने वाले हैं। जितने भी जीएमसी के लिए पेपर होते हैं, साथ ही साथ अभी रिसेंट में एसएससी के लिए फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। जिन भी लोगों ने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं करे हैं, फॉर्म फिलअप करें, क्योंकि लास्ट डेट आई थिंक 24 अक्टूबर है। मैंने आपके लिए वीडियो के थ्रू एक नोटिफिकेशन भी बताया था कल। और जिन भी लोगों को फॉर्म फिलअप करने में प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ से फॉर्म फिलअप करना है, तो एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसकी लिंक आपको उसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। तो वहाँ से आपको इजी रहेगा कि आपको कहाँ से जाके क्या फॉर्म फिलअप करना है, क्योंकि उसका जो नोटिफिकेशन था वो 117 पेज का था। बट वैकेंसी की खास बात यह है, एसएससी में जो फॉर्म फिलअप होना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, तो ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे फॉर्म फिलअप करने के लिए। अलग अलग रीजन में, इंडिया के अलग अलग रीजन में वैकेंसी है। कहीं भोपाल के लिए, जबलपुर के लिए, बिहार के लिए, राजस्थान, यूपी, कर्नाटक, केरल, सभी जगह के रीजन है, रीजनल एरिया दिए हुए हैं जहाँ पर वैकेंसी है। तो उसके लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पूरा नोटिफिकेशन रीड आउट करेंगे, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज से मॉडल पेपर स्टार्ट करेंगे। कर्नाटक, राजस्थान एंड अदर स्टेट में जो जीएमसी ईएसआईसी एग्जाम होंगे उनके लिए तो कंटिन्यूअस अब रहेंगे मॉडल पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जैसा कि हमने प्रीवियसली स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन को जरूर प्रेस करके रखें। अब कोशिश करूँगी कि आपको कंटिन्यूअस वीडियो के थ्रू पूरे मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाया जाए। एंड फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि एम्स के पूरे पेपर रेडी हो चुके हैं। मे बी 10 अक्टूबर से सेलिंग स्टार्ट कर दी जाएगी, तो आप 10 अक्टूबर से पूरे एम्स के पेपर, प्रीवियस पेपर है जो परचेस कर सकते हैं। यूएस जीएमसी के ऑलरेडी, सीएचओ जीएमसी के ऑलरेडी आप तक पहुंचाए जा चुके हैं। और जो भी लोग लेना चाहते हैं तो आप मेरे डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन 2021 हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज। तो 2021 के लिए नोबेल प्राइज़ के नॉमिनेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। तो 2021 में जो नोबेल प्राइज़ है किसने रिसीव किया है। अलग अलग फील्ड के लिए दिए जाते हैं नोबेल प्राइज़, बट यहाँ पर जो ऑप्शन में दिए हुए हैं ये सभी क्या हैं, नोबेल प्राइज़ जीतने वाले ही हैं। तो ऑप्शन में है सेकरू मानाबे, हैसलमैन, जॉर्जियो पारसी और डी ऑल ऑफ दी अबव। 2021 में जो नोबेल प्राइज़ विनर रहे हैं ये सभी हैं जिन्होंने 2021 में नोबेल प्राइज़ जीता है। तो सुकेरियो, खालिस, कॉल सेसरमन और पारसी, इन सभी ने फिजिक्स में जीता है, राइट। तो आपको याद रखना है कि बट इस बार 2021 में इंडिया से तो किसी को नहीं मिला है नोबेल प्राइज़। अलग अलग देश के जो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके लिए मिले हैं। चलिए हम बात करते हैं नोबेल प्राइज़ विनर की। केमिस्ट्री, मेडिसिन एंड फिजिक्स, इन तीनों फील्ड में दिए गए हैं नोबेल प्राइज़। तो मेडिसिन का आपको एग्जाम में आ सकता है, केमिस्ट्री आ सकता है, फिजिक्स आ सकता है। तो आपको ज़्यादा नाम नहीं है, यहाँ पर 3 से 4 नाम है जिनको इन फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में जो मिला है वो किसके लिए मिला है। फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। कॉम्प्लेक्स सिस्टम को लेके यहाँ पर अर्थ क्लाइमेट, क्वांटिफाइंग वेरिएबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, प्रेडिक्टिंग ग्लोबल वार्मिंग को लेके इन्होंने कुछ रिसर्च की है, मानावे एंड हैसलमैन एंड। तो इन लोगों के लिए क्या दिया गया है, फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। और जो यहाँ पर साइंटिस्ट हैं, मानावे और फिजिक्स में जिन्होंने रिसर्च की है, हैसलमैन, इन दोनों को कंबाइंड दिया गया है एक ही टॉपिक के लिए। दूसरे हैं जॉर्ज पारसी, तो इनको मिला है इंटरप्ले ऑफ डिसऑर्डर एंड फ्लक्चुएशन इन फिजिकल सिस्टम फ्रॉम एटॉमिक टू प्लानिटरी स्केल्स। तो इनको डिफरेंट पॉइंट्स के लिए मिले हैं, डिफरेंट रिसर्च के लिए, बट इनको भी नोबेल प्राइज़ मिला है। बात करेंगे केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमिलन के लिए मिला है क्या, नोबेल प्राइज़। लास्ट में आता है मेडिसिन के फील्ड में फिजियोलॉजी और मेडिसिन। आपको याद रखना है 2021 के एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहने वाला है। तो डेविड जूलियस आइडम पेटापोसन के लिए क्या मिला है, नोबेल प्राइज़ मिला है मेडिसिन और फिजियोलॉजी के क्षेत्र में। इन्होंने डिस्कवरी की है किसके लिए, रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच।
टच करने से जो टेम्परेचर को लेके कुछ रिसेप्टर्स की इन्होंने स्टडी की है, डिस्कवरी की है मेडिसिन के फील्ड में। तो यहाँ पे आपको 3 to 5 6 7 साइंटिस्ट और डॉक्टर्स के नाम याद रखना है जिनके लिए नोबेल प्राइज़ मिला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप मेडिसिन और फिजियोलॉजी के फील्ड वाला ज़रूर याद रखें, आपको एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट इज the theory that means which focuses on the performance or practice of activities that individual perform on their own behalf and maintain life, health and well-being. What is the name of that theory? तो एक थ्योरी यहाँ पे बताई गई है कि जो आपकी परफॉर्मेंस और जो आप प्रैक्टिस करते हैं अपनी जो भी इंडिविजुअल हैं जो अपनी हेल्थ, लाइफ और वेलबींग को मेंटेन करने के लिए सेल्फ अपने लिए ही ये सभी चीज़ें करते हैं। तो ये कौन सी थ्योरी है? ऑप्शन में सेल्फ केयर थ्योरी, मॉडर्न नर्सिंग थ्योरी, होलिस्टिक थ्योरी या फिर साइको एनालिटिकल थ्योरी। तो यहाँ पर जो थ्योरी बताई गई है ये थ्योरी कौन सी है? सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी और सेल्फ केयर थ्योरी। ये एग्जाम में आती है थ्योरी, आपको याद रखना है। थ्योरी का नाम क्या है? सेल्फ केयर थ्योरी। और दी किसने है? डोरोथिया ऑरम ने 1959 एंड 2001 में डोरोथिया ऑरम ने सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी दी है। आपको याद रखना है, एग्जाम में आती है कि सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी किसने दी है या फिर डोरोथिया ऑरम ने कौन सी थ्योरी दी है। तो वो सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी और सेल्फ केयर थ्योरी जिसमें पर्सन का अपने ही ऊपर जो आप अपनी केयर करते हैं, अपने आप से जो प्रैक्टिस करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, वो सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। मॉडर्न नर्सिंग थ्योरी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी थी। साइको एनालिटिकल थ्योरी सिगमंड फ्रूड ने दी थी। आई होप आपको ये चीज़ें याद हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया। जो MTP एक्ट है भारत में कब पास हुआ था? क्वेश्चन UPPSC स्टाफ नर्स एग्जाम में आया था, रिसेंट में हुआ था जो पेपर। तो MTP एक्ट कब पास किया गया था? ऑप्शन में 1981, 1980, 1971 या फिर 2021। तो अब जो सीरीज हमने स्टार्ट की है यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें नर्सिंग के साथ साथ रिसेंट में जो हेल्थ रिलेटेड कुछ स्कीम लॉन्च की गई हैं या फिर कुछ नई योजनाएं आई हैं या फिर कुछ चेंजेस किए गए हैं प्रीवियस एक्ट में, वो यहाँ पे आपको ऐड कर दिए जाएंगे। तो MTP एक्ट कब पास हुआ था? 1971 में, 1971 में। नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड लिविंग लिगेचर ऑफ द यूट्रस। तो लिविंग लिगेचर ऑफ यूट्रस क्यों कहा जाता है सबको पता होगा, बट यहाँ पर है कि लिविंग लिगेचर ऑफ यूट्रस है क्या। ऑप्शन में पेरीमेट्रियम, इनर लेयर ऑफ मायोमेट्रियम, मिडिल लेयर ऑफ मायोमेट्रियम या फिर एंडोमेट्रियम। तो लिविंग लिगेचर ऑफ यूट्रस है जो क्या है? मिडिल लेयर है मायोमेट्रियम की। यूट्रस की जो लेयर है उनमें से जो मिडिल लेयर होगी मायोमेट्रियम की वो है मिडिल लेयर ऑफ मायोमेट्रियम, जिसको क्या कहा जाता है? लिविंग लिगेचर ऑफ यूट्रस। इसको लिविंग लिगेचर ऑफ यूट्रस ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो आफ्टर डिलीवरी के बाद जो इन्वोल्यूशन की प्रोसेस होती है, यूट्रस अपने वापस पुराने फॉर्म में रिवर्ट होती है, तो ब्लड लॉस करने में जो ब्लड लॉस होता है उसको भी प्रिवेंट करेगा ये मिडिल लेयर मायोमेट्रियम है, जो मिडिल लेयर ऑफ मायोमेट्रियम। तो ब्लड लॉस को प्रिवेंट करती है जब ये चीज़, तो इसीलिए उसको ब्लड लॉस से ही, क्योंकि सबसे ज़्यादा आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद जो डेथ होती है सबसे ज़्यादा वो किसके कारण होती है? हेमरेज के कारण, पोस्टपार्टम ब्लीडिंग के कारण होती हैं। तो आफ्टर डिलीवरी के बाद जो मिडिल लेयर ऑफ मायोमेट्रियम है क्या करती है? ब्लड लॉस को प्रिवेंट करेगी। तो जब ब्लड लॉस को प्रिवेंट किया जाएगा और सबसे ज़्यादा डेथ भी ब्लड लॉस के कारण ही होती है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? लिविंग लिगेचर ऑफ यूट्रस, क्योंकि ये इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस एंड ब्लड लॉस प्रिवेंशन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द MTP एक्ट अमेंडमेंट 2021 व्हाट इज द इंडिकेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर MTP एक्ट कब आया? 1971 में। फिर 2021 में कुछ चेंज किए गए 1971 के इस एक्ट में, तो क्या आ गया? MTP एक्ट अमेंडमेंट 2021। तो इसमें कुछ इंडिकेशन लाए गए, जो प्रीवियस था वो सबको याद है, अभी जो न्यू इसमें चेंज आए हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो MTP एक्ट अमेंडमेंट 2021 में कुछ इंडिकेशन दिए गए हैं कि जो प्रीवियस चीज़ें हो रही थी उनमें कुछ चेंज लाए जाएं, इसीलिए इन एक्ट को क्या किया जाता है? इसमें कुछ चेंजेस लाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में है ओनली अप्लाइड फॉर अनमैरिड वुमेन, 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इन रेप केस,
1 ईयर इम्प्रिजनमेंट और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो जो MTP एक्ट अमेंडमेंट 2021 लाया गया है, इसके इंडिकेशन सभी हैं कि जो MTP एक्ट है अमेंडमेंट 2021 1971 ओनली मैरिड वुमेन के लिए था, बट इसमें जो अनमैरिड वुमेन इनकेस प्रेग्नेंट होती हैं तो उनका भी क्या हो सकता है, अबॉर्शन किया जा सकता है मेडिकल प्रैक्टिशनर से। 24 वीक की प्रेगनेंसी को रेप केस यदि है तो 24 वीक की प्रेगनेंसी में भी अबॉर्शन किया जा सकता है। और यदि आप जो MTP एक्ट के तहत यहाँ पे कहा गया है कि आप यदि अनवांटेड प्रेगनेंसी या फिर कुछ गलत तरीके से अवॉर्ड करते हैं तो आपको 1 साल की सजा भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी ऑल ऑफ दी अबव। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो दोनों एक्ट हैं 1971 का और अमेंडमेंट एक्ट 2021, इसमें क्या डिफरेंस है। एग्जाम में आपको आ सकता है 1971 सभी ने याद कर लिया कि 20 वीक की प्रेगनेंसी तक ही अवॉर्ड करवा सकते हैं। जेस्टेशनल एज लिमिट क्या थी, 20 वीक 1971 में। और यहाँ पर एक ही जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो अवॉर्ड कर सकता है। तो यहाँ पर अब हम जो न्यू चीज़ें लाई गई हैं MTP एक्ट अमेंडमेंट 2021 में, तो यहाँ पर इंडिकेशन कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर है यदि ओनली अप्लाइज टू मैरिड वुमेन। तो जो 1971 में एक्ट आया था, यदि कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर होते हैं तो ओनली जिनकी शादी हो चुकी है वही अबॉर्शन करवा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। जो अमेंडमेंट एक्ट 2021 आया है कि इसमें जो अनमैरिड वुमेन होंगी वो भी इसमें कवर की जाएंगी। सेकंड है जेस्टेशनल एज लिमिट, दैट मीन्स कितने वीक की प्रेगनेंसी है। तो 1971 में जो एक्ट था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, इसमें था कि ओनली 20 वीक्स की प्रेगनेंसी, बट अभी जो अमेंडमेंट एक्ट 2021 आया है इसमें कहा गया है कि 24 वीक्स फॉर रेप सर्वाइवर्स, बियॉन्ड 24 वीक्स फॉर सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मलिटीज। तो 20 वीक की प्रेगनेंसी 1971 में था, 1971 वाले। बस 2021 का जो अमेंडमेंट एक्ट MTP है इसमें कहा गया है कि यदि रेप सर्वाइवर है, कोई 24 वीक का जेस्टेशनल तक पीरियड हो चुका है तो उसको भी अवॉर्ड किया जा सकता है, या फिर कुछ फीटल एबनॉर्मलिटीज़ हैं तो 24 वीक तक इसको अवॉर्ड किया जा सकता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसमें जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को लेके था, तो पहले था कि एक जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उनके ओपिनियन की ज़रूरत होती थी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए, बट पहले क्या था कि 1 RMP टिल 12 वीक्स, एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर 12 वीक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकता है। और यदि 20 वीक की प्रेगनेंसी है तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ओके। बट जो न्यू अमेंडमेंट एक्ट आया उसमें कहा गया है कि एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, RMP है, जो 20 वीक की प्रेगनेंसी को तक टर्मिनेट कर सकता है। और जब 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होंगे तो 20 से 24 वीक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकते हैं। बट आपको यदि 24 वीक की प्रेगनेंसी है तो मेडिकल बोर्ड से भी अप्रूवल लेना होगा। यहाँ पर एक कंडीशन रख दी गई। पहले था कि यदि वुमेन्स की कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच करते हैं, दैट मीन्स यदि डॉक्टर, फैमिली मेम्बर, कोई भी डॉक्टर्स या फिर पेशेंट हो, नर्सेस हो, इन सभी के बीच में क्या होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी होती है कि आप अपनी ये चीज़ें किसी से लीक नहीं करेंगे। बट इन केस आप ऐसा करते हैं, डॉक्टर ही यदि ऐसा करता है या फिर कोई रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर ऐसा करता है या फिर कोई पर्सन अपनी जो प्रेगनेंसी उसको इस तरीके से शो करेगा या फिर कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो 1000 तक का फाइन था पहले, बट अब फाइन भी रहेगा और साथ ही साथ 1 साल की जेल भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपको MTP अमेंडमेंट एक्ट के आप चाहें तो सेपरेट एक पेज में नोट्स बना के इस चीज़ को याद रख सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस सभी को याद होगा 1971 में क्या क्या इंडिकेशन थे, बट जो अमेंडमेंट एक्ट 2020 बना है इसको आप याद रखें, एग्जाम में आने के चांसेस आपके ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट इज विच डे इज नोन एज द लॉन्गेस्ट डे। तो लॉन्गेस्ट डे किस दिन के लिए कहा जाता है? ऑप्शन में 21 जून, 21 दिसंबर, 21 सितंबर या फिर डी नन ऑफ दी अबव। तो लॉन्गेस्ट डे है वो कौन सा है? तो वह 21 जून, जिसको समर सॉल्स्टाइस के नाम से भी जाना जाता है। बड़े दिन जो कहलाते हैं वो क्या है यहाँ पर? 21 जून। नेक्स्ट इज व्हेन वी सेलिब्रेट द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो हर साल विश्व जनसंख्या दिवस, इट्स अ पॉपुलेशन नॉट पॉल्यूशन, सो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? ऑप्शन में 11 जुलाई, 11 जून, 21 जून या फिर 12 जुलाई।
तो हम हर साल विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं 11 जुलाई को। अब इसकी थीम याद रखें आप 2021 की, क्योंकि एग्जाम में थीम भी आती हैं आपकी। जरूरी नहीं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पूछें, थीम पूछ सकते हैं, या फिर थीम दे के कह सकते हैं कि ये थीम दी हुई है। मान लो कि 2021 में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम थी ही इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक और फर्टिलिटी। तो जो फर्टिलिटी रेट है उस पर कोविड-19 का क्या हो रहा है, गहरा असर पड़ रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है। तो यदि ये थीम दे दें वो पूछें कि ये किस डे की थीम है, तो किसकी, विश्व जनसंख्या दिवस और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो यहाँ पे 11 जुलाई को जो हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं उसकी थीम रखी गई थी 2021 में। कोविड-19 को ध्यान में रख के बहुत सारे जो हेल्थ रिलेटेड डे उनकी थीम चेंज की गई। तो थीम थी यहाँ पर ही इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। तो फर्टिलिटी रेट पर कोविड-19 और पेंडेमिक का गहरा असर, ये क्या थी, थीम थी। 2021 यूपीपीएससी स्टाफ नर्स का जो एग्जाम हुआ है उसमें वर्ल्ड हेल्थ डे पूछा गया था। तो हो सकता है आपके जो अपकमिंग एग्जाम हो हेल्थ रिलेटेड डेज पूछे जाएं। तो जब भी कोई से कहीं भी स्टेट में एग्जाम होता है आप वहाँ के पेपर एक बार जरूर चेक कीजिए। जो रिसेंट में एग्जाम होते हैं वहाँ से आपको जीके और करंट अफेयर का बेसिक नॉलेज है जो जरूर हो जाएगा कि किस टाइप का जीके करंट अफेयर आपका आ सकता है। नेक्स्ट इज लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर ऑफ इंडिया। तो भारत की जो लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर है वो कौन सी है? ऑप्शन में गंगा, नर्मदा, गोदावरी या फिर यमुना। तो लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर है इंडिया की वो है गोदावरी। जो साउथ रीजन से जो गोदावरी है और गोदावरी नदी है इसको लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज बीसी रॉय अवार्ड गिवन इन विच फील्ड। जो बीसी रॉय अवार्ड है किस फील्ड में दिया जाता है? ऑप्शन में मेडिसिन, म्यूजिक, डांस या फिर डी नन ऑफ दी अबव। जो बीसी रॉय है बीसी रॉय अवार्ड है किस फील्ड में दिया जाता है? दिया जाता है मेडिसिन के क्षेत्र में। जो मेडिसिन है यहाँ पर एमबीबीएस डॉक्टर्स को भी दिया जाता है, पीजी वालों को भी दिया जाता है। आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं उस बेस पर आपको बीसी रॉय अवार्ड दिया जाता है। और ये अवार्ड देता कौन है? जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, वो इस अवार्ड को देते हैं। और हर साल ये अवार्ड कब दिया जाता है? डॉक्टर्स डे के दिन, नेशनल डॉक्टर्स डे के दिन इस अवार्ड को दिया जाता है। बीसी रॉय अवार्ड मेडिसिन के फील्ड में दिया जाता है बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। और हर साल इस अवार्ड को कौन देता है? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, जो हमारे एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं, वो इस अवार्ड को देते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बेसिक पॉइंट्स याद रखना है। और जो बीसी रॉय है एक डॉक्टर थे, इन्हीं ने ही इस अवार्ड को देना स्टार्ट करवाया था। बीसी रॉय जो डॉक्टर थे, तो फर्स्ट जब अवार्ड दिया गया था आई थिंक 1973 और 4 में दिया गया था। आप लोग एक बार चेक कर लेना, बट तभी से अवार्ड दिया जाता है मेडिसिन के क्षेत्र में। नेक्स्ट इज द सेकेंड फेज ऑफ उज्ज्वला स्कीम वॉज स्टार्टेड इन अगस्त 2021 फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो जो मोदी जी ने अभी रिसेंट में क्या किया है कि उज्ज्वला स्कीम पहले आई थी 2016 में, उसके बाद अभी इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उज्ज्वला स्कीम का जो उज्ज्वला स्कीम 2.0 लॉन्च किया है अगस्त 2021 में ही। तो ये यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट से इस योजना को स्टार्ट किया गया है? ऑप्शन में बनारस, महोबा, बलिया या फिर गोरखपुर। तो उज्ज्वला स्कीम 2.0 आई है अगस्त 2021 में। इसको उत्तर प्रदेश के बलिया से स्टार्ट किया गया है। फर्स्ट स्कीम थी 2016 में, जो गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं उनके लिए क्या करवाना? एलपीजी, फ्री एलपीजी डिस्ट्रीब्यूट करवाना, गैस कनेक्शन दिलवाना। फेज सेकंड में 2021 में आई है, जो अगस्त 2021 में 10 अगस्त 2021 को पीएम मोदी ने लॉन्च की है उज्ज्वला 2.0। तो इसमें जो रिमेनिंग पीपल रह गए थे, जो रिमेनिंग लोग रह गए थे, बचे हुए लोग थे 2016 की स्कीम में कवर नहीं हो पाए थे, अब वो इस स्कीम में कवर किए जाएंगे। तो यहाँ पर उज्ज्वला स्कीम का मतलब है फ्री एलपीजी गैस के कनेक्शन दिलवाना। नेक्स्ट इज रैसेस आर सीन इन विच डिसीज। तो रैसेस किस डिसीज में देखने को मिलेंगे? ऑप्शन में एड्स, टीबी, एचआईवी या फिर मीजल्स। तो रैसेस ना तो एड्स में रहेंगे, ना टीबी में, ना एचआईवी में। किस में देखने को मिलेंगे? मीजल्स में। नेक्स्ट इज इफ पेशेंट इन आइसोनियाजिड और आईएनएस ट्यूबरक्लोसिस रेजिमेन, मतलब कि पेशेंट यदि एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन आईएनएस लेता है, आइसोनियाजिड लेता है, देन विच विटामिन शुड बी गिवन।
तो यदि पेशेंट INS ट्यूबरक्लोसिस रेजिमेन पर है, दैट मीन्स एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन आइसोनियाजिड लेता है, तो उसके साथ में कौन सा विटामिन दिया जाएगा? ऑप्शन में विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन C या फिर विटामिन K। जो विटामिन दिया जाएगा ट्यूबरक्लोसिस रेजिमेन यदि कोई आइसोनियाजिड लेता है मेडिसिन, तो दिया जाएगा विटामिन B6। विटामिन B6 और पायरिडॉक्सिन है जो दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि इससे पेशेंट को पेरिफेरल न्यूरोपैथी से हम बचा सकते हैं। तो यहाँ पर जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है किसके कारण होती है? विटामिन B6 की कमी के कारण। तो यहाँ पे याद रखना है कि यदि आइसोनियाजिड दी जाती है पेशेंट को, तो साथ में विटामिन B6 भी दिया जाता है फॉर प्रिवेंशन ऑफ पेरिफेरल न्यूरोपैथी। एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आपको याद रखना है स्ट्रेप्टोमाइसिन से क्या होगा? 8 नंबर की क्रेनियल नर्व डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। एंड जो वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व है और जो रिफाम्पसिन है उससे क्या होगा? रेड यूरिन कलर हो जाता है। आइसोनियाजिड से क्या होगा? पेरिफेरल न्यूरोपैथी होने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए विटामिन B6 और पायरिडॉक्सिन साथ में दिया जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ चिकन पॉक्स? तो चिकन पॉक्स का कॉजेटिव एजेंट क्या है? ऑप्शन में है वेरिसेला जूस्टर वायरस, मिक्सो वायरस, डेंगू वायरस या फिर रूबियोला वायरस। तो चिकन पॉक्स का जो कॉजेटिव एजेंट है वो क्या है? वेरिसेला जूस्टर वायरस। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ सिफिलिस दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज? तो जो STD सिफिलिस है जिसका कॉजेटिव एजेंट आपको बताना है, जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ऑप्शन में ट्रिप्नोमा पैलिडियम, निसीरिया गोनेरिया, मॉक्सिएला या फिर C टेटेनी, क्लोस्ट्रिडियम टेटेनी। तो निसीरिया गोनोरिया, ट्रिप्नोमा पैलिडियम और C टेटेनी। तो यहाँ पर जो कॉजेटिव एजेंट है सिफिलिस का वो कौन है? वो ट्रिप्नोमा पैलिडियम, जो कि एक बैक्टीरिया है। निसीरिया गोनोरिया, इससे गोनोरिया होगा। क्लोस्ट्रिडियम टेटेनी से टिटनस की कंडीशन, टिटनस का पॉजिटिव एजेंट है। तो तीनों के आपको 3 डिसीज के पॉजिटिव एजेंट क्लियर हो गए होंगे कि निसीरिया गोनोरिया किसके लिए है, गोनोरिया जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, ट्रिप्नोमा पैलिडियम सिफिलिस के लिए जो भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, और सी टेटेनी किसके लिए, टिटनस के लिए। नेक्स्ट इज पैथोजेंस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एबिलिटी टू कॉज डैमेज टू अ होस्ट ऑफ क्रिएट इन्फेक्शन। तो पैथोजेनिक जो एजेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनकी क्षमता एबिलिटी कि होस्ट को किस तरीके से इन्फेक्शन क्रिएट करना है और होस्ट में बहुत सारी सेल्स को डैमेज भी करना है। तो ये पैथोजेंस का क्या कहलाएगा? ऑप्शन में विरुलेंस, होस्ट, पैथोजन या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो होस्ट में एंटर करके उसके लिए क्या करना है, इन्फेक्शन क्रिएट करने की क्षमता कहलाएगी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वो क्या कहलाएगी, विरुलेंस और पैथोजेनिसिटी। नेक्स्ट इज मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो इज एक्सप्रेस्ड एज। तो जो MMR है किस में एक्सप्रेस की जाएगी? ऑप्शन में है पर 1 लाख बर्थ, पर 1 लाख पॉपुलेशन, पर 10,000 बर्थ या फिर पर 1,000 बर्थ। तो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो है जो किस टर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा, पर 1 लाख बर्थ में। ये एग्जाम क्वेश्चन में आता है कि MMR है जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो है, इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ मैटरनल डेथ ड्यू टू कॉज रिलेटेड ऑफ प्रेगनेंसी और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड इनटू 1 लाख। MMR को किसमें मेजर किया जाता है, जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो मेजर्स द मॉर्टेलिटी एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी। तो जो डेथ होती है प्रेगनेंसी के कारण, जो डेथ होंगी प्रेगनेंसी के कारण और इवन 6 वीक तक, आफ्टर डिलीवरी से लेकर 6 वीक तक का जो टाइम पीरियड होगा, क्योंकि उसमें प्रेगनेंसी से रिलेटेड डेथ ही मानी जाएंगी आफ्टर डिलीवरी के बाद, तो वो सब किस में आएंगी, MMR में। और इसका जो नॉमिनेटर एग्जाम में आता है, तो यहाँ पर किस टर्म में एक्सप्रेस की जाएंगी, 1 लाख में। यदि 20 मैटरनल डेथ हुई है तो पर 1 लाख लाइव बर्थ में इनको कैलकुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट इज फ्रॉम द एज ऑफ 1 to 3 द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड। और जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो है, इनको इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है जो 1000 में कैलकुलेट कर ली जाती है, एक्सप्रेस की जाती है, बट ये बहुत कॉमन है एज कम्पेयर टू IMR की, इसीलिए इनको 1 लाख है जो यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द एज ऑफ 1 to 3 द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड। तो यहाँ पर जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की स्टेज है, यहाँ पर वो क्वेश्चन है कि यदि 1 से 3 साल तक की एज है बच्चे की, तो
कौन सी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होगी, फैलिक स्टेज, ओरल स्टेज, जेनाइटल स्टेज या फिर एनल स्टेज। तो 1 से 3 साल तक के लिए क्या होगी, एनल स्टेज। तो जो फ्रूड ने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल स्टेज के लिए एक थ्योरी दी थी उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर 5 साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट होंगे अलग अलग स्टेज में। बर्थ टू 12 मंथ, एक जन्म से लेके 12 महीने तक ओरल स्टेज जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की स्टेज है। तो बच्चे जो अपना सेटिस्फैक्शन किससे कर लेते हैं, ओरल स्टेज में सकिंग से, माउथ सकिंग, थम सकिंग से। और जो 1 to 3 ईयर की स्टेज होती है किसके लिए होती है, एनल स्टेज, जो कि टोडलर होते हैं उनके लिए है ये स्टेज। चाइल्ड्स प्लेजर फोकस ऑन एनस एंड फ्रॉम एलिमिनेशन, जिसमें एनल स्टेज में बच्चे टॉयलेट ट्रेनिंग भी सीखेंगे और अपने पेरेंट्स के साथ उनके रिलेशनशिप भी ज़्यादा अच्छे होंगे, बट वो तो सभी एज में रहते हैं। यहाँ पर है कि 1 से 3 साल में जो डेवलपमेंट होगा वो क्या होगा, एनल स्टेज का, जो कि टोडलर्स कैटेगरी के आएंगे। 3 to 6 ईयर जो प्री स्कूलर होंगे इसमें फैलिक स्टेज आ जाएगी। यहाँ पे एग्जाम में आया था यूपीपीएससी एग्जाम में कि 3 से 6 साल तक के बच्चे में कौन सी स्टेज रहेगी, तो वो होगी फैलिक स्टेज, जिसमें ऑडिपस अलग अलग कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, ऑडिपस इन बॉयज एंड इलेक्ट्रा इन गर्ल्स। एंड 7 to 11 ईयर में जो स्कूल गोइंग एज के चिल्ड्रन होते हैं इसमें आती है लेटेंसी स्टेज, जिसमें बच्चे सोशल डेवलपमेंट होगा, उनका इंटेलेक्चुअल स्किल होगा। तो एक इसमें आएंगे 7 से 11 की एज में, और जो क्या है स्कूल गोइंग एज चिल्ड्रन है। फिर आता है उसके बाद जो प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स और एडोलेसेंस एज ग्रुप, इसमें आएगा जेनाइटल स्टेज। तो ये आपको पूरी स्टेज याद रखनी है, जरूरी नहीं कि 1 से 3 साल पूछे, हो सकता है 7 से 11 पूछे, एडोलेसेंस पूछे, एडल्टहुड पूछे या फिर एट द बर्थ पूछे। तो एट द बर्थ ओरल स्टेज रहेगी, 1 to 3 ईयर एनल स्टेज, 3 to 6 ईयर फैलिक स्टेज, 7 to 11 लेटेंसी एंड आफ्टर दैट एडोलेसेंस प्यूबर्टी, इन सभी में क्या आएगा, जेनाइटल स्टेज। तो ये किसने दी थी, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, फ्रूड ने। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ बर्न लीड्स टू ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ पेन। तो बर्न की किस डिग्री में सबसे ज़्यादा पेन होगा, 3 डिग्री, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ऑप्शन में फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री या फिर फोर्थ डिग्री बर्न। तो किस बर्न की किस डिग्री में सबसे ज़्यादा पेन होगा, तो वो होता है सेकंड डिग्री ऑफ बर्न में। क्यों, क्योंकि इसमें डर्मिस भी इंक्लूड है जो हो जाती है। तो यहाँ पर फर्स्ट डिग्री बर्न में थोड़ा पेन होगा, रेडनेस होगी और माइल्ड स्वेलिंग होगी, और ये ओनली एपिडर्मिस को अफेक्ट करेगा, सुपरफिशियल लेयर, जिसको सुपरफिशियल बर्न भी कहेंगे हम। दूसरा आता है सेकंड डिग्री बर्न, जिसको सुपरफिशियल पार्शियल बर्न कहते हैं। इसमें डर्मिस और पेपिलरी रीजन है दोनों अफेक्ट होंगे, और सबसे ज़्यादा दर्द भी सेकंड डिग्री बर्न में होगा, जिसमें सीवियर स्वेलिंग होगी, पेन होंगे, ब्लिस्टर्स होंगे, स्पॉल्ची स्किन भी रहेगी। फिर आता है थर्ड डिग्री बर्न और डीप पार्शियल बर्न। तो इसमें डर्मिस और रेटिकुलर रीजन है जो अफेक्ट होंगे, जिसमें वाइट लेथार्जी रिलेटिवली पेनलेस। थर्ड डिग्री बर्न है, पेनलेस होगी। लास्ट में आता है फुल थिकनेस बर्न और फोर्थ डिग्री बर्न, जिसमें हाइपोडर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू, इनर लेयर, सभी चीज़ें यहाँ पे अफेक्ट होंगी, इवन बोन्स भी अफेक्ट हो सकती हैं। तो इसमें स्किन कैसी होगी, इनसेंसिटिव, स्कार फॉर्मेशन ब्लैक टाइप से पूरा होगा, फॉर्मेशन स्कार फॉर्मेशन होगा, बट इसमें पेन नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा दर्द किस डिग्री बर्न में होगा, तो वो होता है सेकंड डिग्री बर्न में। नेक्स्ट आता है इन ह्यूमन बॉडी आयरन इज एब्जॉर्ब्ड इन। तो ह्यूमन बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, ऑप्शन में द ड्यूडेनम, ईसोफेगस, इलियम या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो ह्यूमन बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, ड्यूडेनम में। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है ड्यूडेनम, वहाँ पर आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आयरन को लेकर ही है। तो पहले हमने पढ़ा कि आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, तो वो होता है ड्यूडेनम में। फिर कौन सा टेस्ट किया जाता है आयरन स्टोर के लिए, क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर आयरन स्टोर। तो आयरन स्टोर के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, ऑप्शन में सीरम कैल्शियम, सीरम फेरिटिन, सीरम फॉस्फेट या फिर डी नन ऑफ द अबव। दैट मीन्स आप आयरन ले रहे हैं बट आपकी बॉडी में ड्यूडेनम उस आयरन को प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, तो वो चेक किया जाएगा। तो किस टेस्ट से चेक किया जाएगा, सीरम फेरिटिन टेस्ट से। आपने प्रॉपर आयरन की टैबलेट्स भी लेना स्टार्ट की, बट आपकी जो ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट ये एब्जॉर्ब भी नहीं कर रहा है, तो उस किस टेस्ट के थ्रू हम इसको कंफर्म करेंगे, तो होगा सीरम फेरिटिन टेस्ट।
तो आई होप आपके लिए क्वेश्चन हेल्पफुल रहे हो। वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।